हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज। तो कल के बाद मैंने कहा था कि आज मैं एमएसएफ शुरू करूँगी, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। उससे पहले एक बात मैं बता दूँ कि इकोनॉमिक्स तो चल ही रही है, साथ ही मैं एक दूसरा सब्जेक्ट भी शुरू करना चाहती हूँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए, और जिसके भी ज़्यादा कमेंट होंगे, जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, साइंस है, इन सब में से जिसके भी ज़्यादा कमेंट होंगे मैं उसी सब्जेक्ट पे अगला वीडियो मेरा होगा। ठीक है। तो एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है। ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ 2011 में इंडिया में लागू हुआ। ठीक है। इससे पहले इंडिया में नहीं था। और इसका जो रेट होता है बैंक रेट के बराबर होता है। बैंक रेट मैंने कितना बताया था, याद है किसी को? चलिए देख के कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उतना ही ये एमएसएफ है। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। जिन्होंने भी पूरा वीडियो देखा होगा उन्हें पता होगा। ठीक है। अब होता है कि जो एमएसएफ है, मैं इसे एमएसएफ ही बोलूँगी, इसको हिंदी में भी अच्छा बता दें। हिंदी में कहते हैं सीमांत स्थायी सुविधा। सीमांत स्थायी सुविधा। ठीक है। तो ये जो एमएसएफ की भी जो सुविधा है, ये भी ओवरनाइट यानी कि 24 घंटे की तरह, ओवरनाइट बोरिंग की तरह। ठीक है। एक तरीके से मतलब 24 घंटे का ऋण होता है। 24 घंटे का क्या होता है? ऋण होता है, जो कि बैंक आरबीआई से लेती है। किससे लेती है? आरबीआई से। आरबीआई से ये एक 24 घंटे का ऋण होता है, जो कि बैंक आरबीआई से लेती है। अब जैसे मान के चलो 5 तारीख को लिया, 5 तारीख को, ठीक है, अगले दिन छुट्टी पड़ गई तो छुट्टी नहीं काउंट होगी, यानी कि वर्किंग डे में 24 घंटे, वर्किंग डे में 24 घंटे के लिए होता है। वर्किंग डे में 24। बात समझ में आई? अब उसके बाद में रेपो सुनिए, रेपो रेट के अंदर तो ओवरनाइट की सुविधा थी ही, मैंने भी आपको कल ही बताया, अगर याद हो। कल मैंने बताया था ना, ओवरनाइट की सुविधा वहाँ पे थी ही। तो फिर एमएसएफ के अंतर्गत मतलब ये सुविधा लाने की क्या ज़रूरत पड़ी? इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि यहाँ पे जो ऋण लिया जाता है उसमें वो भी प्रतिभूतियाँ गिरवी रख सकते हैं जो एसएलआर में खरीदी गई थी, वो भी प्रतिभूतियाँ यहाँ पर गिरवी रख सकते हैं। लेकिन जो रेपो रेट में मैंने ओवरनाइट पढ़ाया था उसमें ऐसा नहीं कर सकते थे, उसमें विदाउट एसएलआर वाले ही रख सकते थे। इसमें जो एसएलआर में प्रतिभूति गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदी गई हैं वो भी यहाँ पे गिरवी रख सकते हैं। ठीक है। और क्या था? ओवरनाइट रेपो में ब्याज की दर भी कम है, ब्याज की दर भी कम है। और यहाँ पर एमएसएफ में ब्याज की दर ज़्यादा है। मैंने आपको बताया 4.25%, जो कि बैंक रेट के बराबर होता है। ठीक है। लेकिन जैसे ही इन प्रतिभूतियों को गिरवी रखा जाता है, एसएलआर वाली प्रतिभूतियों को बैंक्स गिरवी रख देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? एसएलआर जितना रखना था वो तो कम हो गया, तो बैंकों पर क्या लगेगी? पेनल्टी लगेगी। और ये डिसाइड करने के लिए कि पेनल्टी कितनी लगेगी कितनी नहीं लगेगी, किसका यूज़ होता है? सब बताया मैंने। किसका यूज़ होता है? बैंक रेट का यूज़ होता है।
उसका बेस है बैंक रेट और प्लस जितनी भी पेनल्टी वो लगाना चाहे। ठीक है, तो ओवरनाइट रेपो ओवरनाइट रेपो और एमएसएफ के बीच एक अंतर होता है। क्या अंतर होता है? सबसे पहले तो रेट में डिफरेंस होता है, यहाँ रेट कुछ और होता है, यहाँ पे रेट कुछ और होता है। और दूसरा, यहाँ पे जो ओवरनाइट रेपो है हमारा, यहाँ पे एसएलआर वाली प्रतिभूतियों को गिरवी नहीं रख सकते हैं। एसएलआर वाली जो प्रतिभूतियाँ हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, उनको गिरवी नहीं रख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, उनको गिरवी रखा जा सकता है। जो एसएलआर वाली प्रतिभूतियाँ हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, उनको भी गिरवी रख सकते हैं। ठीक है, हाँ वो बात अलग है कि जितना एसएलआर मेंटेन रखना है, अगर आपने उतना एसएलआर मेंटेन नहीं रखा तो आप पे क्या लगेगी? पेनल्टी भी लगेगी। ये भी एक साथ आप पे क्या लगेगी? पेनल्टी भी लगेगी, जो कि आपको देना होगा। और क्या है, एमएसएफ के अंतर्गत जो बैंक है अपनी कुल मतलब टोटल का कितना कर सकती है? 2% तक धनराशि ऋण के रूप में ले सकती है। अभी प्रेजेंट टाइम में आरबीआई ने इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 3% कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे कितना परसेंट था याद है किसी को? देख के बताना, ये मैं आपके ऊपर होमवर्क छोड़ रही हूँ, इसको देख के बताना। ठीक है, कमेंट आना चाहिए कि कितने अपने टोटल का, अपने ये ओवरनाइट रेपो में अपने टोटल का कितने परसेंट ऋण के रूप में ले सकती है। इसको देख के बताइएगा, आप लोग का होमवर्क है। ठीक है, अब उसके बाद में मैंने बता ही दिया एमएसएफ की वर्तमान दर कितनी है? 4.25% है, जो कि बैंक रेट के बराबर होती है। बैंक रेट बोले या बैंक दर बोले, बात एक ही होती है। ठीक है, अब था क्या कि एमएसएफ की सुविधा जो थी केवल पहले वाणिज्यिक बैंकों पे ही मिलती थी। एमएसएफ की सुविधा पहले केवल वाणिज्यिक बैंकों को ही मिलती थी, लेकिन अब क्या है, वाणिज्यिक बैंकों के साथ साथ सहकारी बैंकों को भी मिलने लगी। ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों को तो मिलेगी, साथ में सहकारी बैंक्स को भी मिलने लगी है। अच्छा, जब आरबीआई बैंकों की दरों में चेंज करती है, जब आरबीआई बैंक के रेट में या बैंकों की दरों में, बैंक्स की दरों में, जो भी वहाँ पे हैं उनमें चेंज करती है, तो वो परसेंटेज का यूज़ नहीं करती है। परसेंटेज का यूज़ नहीं करती है। क्यों? अभी वो भी बताएंगे, बताइए। इसलिए नहीं यूज़ करती है क्योंकि परसेंटेज देखने में थोड़ा सा छोटा लगता है, और वो यूज़ क्या करती है तो फिर जो बड़ा लगे, बीपीएस। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिस पॉइंट्स, बीपीएस। हिंदी में कहते हैं आधार अंक, आधार। इसी का यूज़ करते हैं क्योंकि ये देखने में उसको थोड़ा छोटा लगता है, मतलब सुनने में भी छोटा लगता है। ये क्या है, बेसिस पॉइंट, सुनने में भी थोड़ा बड़ा लगता है। तो 100 बेसिस पॉइंट्स बराबर 100 बीपीएस बराबर 1%। बात समझ में आई? 100 बीपीएस बराबर 1% होता है। तो मान के चलो कि सीआरआर कोई कहे कि 0.25% बढ़ गया, 0.25% बढ़ गया या 0.35% बढ़ गया। एक बात बता दें, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, 35, 45, 65, इस तरीके से मान के चलो पॉइंट में बढ़ गया। तो बीपीएस में कितने अंक बढ़ेंगे? यहाँ पे 35 बीपीएस बढ़ेगा, यहाँ पे 45 बीपीएस बढ़ेगा, और यहाँ पे 65 बीपीएस बढ़ेगा। ठीक है, और अगर कोई बोले कि रेपो रेट 2% बढ़ गया, तो आप इसमें क्या बताएंगे? 200 पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि 1% बराबर 100 पॉइंट, तो 2% बराबर 2 बीपीएस पॉइंट्स। आधार अंक कितना बढ़ जाएगा। आप लोग को समझ में आया होगा। अब अगला टॉपिक है हमारा चीप मनी पॉलिसी। चीप मनी पॉलिसी
चीप मनी पॉलिसी एंड डियर मनी पॉलिसी। इसको कहते हैं सस्ती ऋण नीति, सस्ती ऋण नीति, और इसको कहते हैं महंगी ऋण नीति, महंगी ऋण नीति। ठीक है, तो देखिए समझिए थोड़ा, जब आरबीआई लगातार अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ के माध्यम से यानी कि मौद्रिक नीतियों के माध्यम से दरों को कम करती है, दरों को कम करती है और ऋण को सस्ता बनाने का प्रयास करती है, तो इसे सस्ती ऋण नीति कहते हैं या सीएमपी कहते हैं, सीएमपी। ठीक है, सस्ती ऋण नीति या सीएमपी यानी कि चीप मनी पॉलिसी, ठीक है, कहते हैं। इन नीतियों को हम क्या कहते हैं, मॉनिटरिंग ईजिंग भी कहते हैं, मॉनिटरिंग ईजिंग, ईजिंग भी कहते हैं। ठीक है, और मौद्रिक नीतियों के माध्यम से ऋण को प्राप्त करना सफल बनाया जा रहा है, ऐसा मतलब प्रयास किया जा रहा है कि मौद्रिक नीतियों के माध्यम से ऋण को सफल बनाया जा सके। और साथ ही साथ इन नीतियों को प्रसारणवादी नीति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रसारणवादी, प्रसारणवादी नीति कहते हैं। क्योंकि होगा क्या, हम क्यों ऐसा कह रहे हैं ये भी आपको बता दें, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। ठीक है, ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, जैसे मान के चलो कोई भी जब क्या होगा, ऋण सस्ता हो जाएगा, ऋण सस्ता होने के बाद में ऋण सस्ता हो गया, ऋण क्या हो गया, सस्ता हो गया। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लेंगे, लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लेंगे, लोगों के पास पैसा ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जब पैसा ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उपभोग भी लोग ज़्यादा करेंगे। ठीक है ना, उपभोग भी लोग ज़्यादा करेंगे, और साथ ही क्या है, जो निवेशक हैं वो भी ऋण लेकर निवेश भी करेंगे, और जब निवेश करेंगे तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा, आर्थिक समृद्धि होगी, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा, आर्थिक समृद्धि होगी, आर्थिक समृद्धि होगी, और जब आर्थिक समृद्धि होने का मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था का विस्तार होना। समझ में आया, इसीलिए इसको कहते हैं अर्थव्यवस्था का विस्तार कह लो, अर्थव्यवस्था का प्रसारण कह, तो इसी को कहते हैं प्रसारणवादी नीति। ठीक है, कभी कभी होता क्या है कि आरबीआई, कभी कभी होता क्या है कि आरबीआई जो है, या केंद्रीय बैंक, बात है कि आरबीआई बोलो या केंद्रीय बैंक बोलो, आरबीआई बैंकों की दरों को तो कम करना चाहती है, वो चाहती तो है कि जो बैंक की जो रेट्स हैं वो तो कम हो जाएं, और ऋण को सस्ता भी बनाना चाहती है, लेकिन वो मतलब वेट करती रहती है कि आंकड़े कुछ इस तरह से आएँ जिनके आधार पर वो ऋण को बना सके। किसके आंकड़े, इन्फ्लेशन के भी आंकड़े, इन्फ्लेशन के आंकड़े, जीडीपी के आंकड़े, इस तरीके से वो वेट करती है ये आंकड़े कुछ इस तरह से आए जिनके आधार पर ऋण को सस्ता बना सके, तो वो उचित अवसर का वेट करती है। तो इसमें क्या कर रही है, वो वेट एंड वॉच की नीति अपना रही है, वेट एंड वॉच की नीति अपना रही है। ठीक है, और इसको क्या करती है, ऋण को सस्ता बनाने का प्रयास करती है, तो इसे कहते हैं डूइश पॉलिसी। सीएमपी की ही बात चली है, चीप मनी पॉलिसी के ही इतने नाम हैं। डूइश पॉलिसी, DOWS, इसको डूइश पॉलिसी भी कहते हैं। ठीक है, डूइश एक पक्षी है वैसे, ठीक है, इसको डूइश पॉलिसी भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके विपरीत, यानी कि डीएमपी, मैंने बताया भी, डियर मनी पॉलिसी, इसको कहते हैं महंगी ऋण नीति, डियर मनी पॉलिसी या महंगी ऋण नीति। ठीक है, अब ठीक इसके अपोजिट क्या होता है कि आरबीआई के सामने मतलब मौद्रिक नीतियां होती हैं, अब उन्हीं मौद्रिक नीतियों के माध्यम से ये क्या करती है, ऋण को महंगा बनाने का प्रयास करती है। महंगा कैसे बनाएगी, रेट बढ़ा देगी, महंगा हो जाएगा।
दरों को बढ़ाने का प्रयास करती है। ठीक है, इससे क्या होगा, ऋण महंगा हो जाएगा, तो ऋण लेना भी क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो जो बैंकिंग व्यवस्था में ज़्यादा धनराशि है उसको अपने पास कर लेगी भाई। जब ऋण महंगा हो जाएगा तो जो बैंकिंग व्यवस्था में ज़्यादा धनराशि है उसको अपने पास कर लेगी। तो जब वह अधिशेष धनराशि को अपने पास रख लेगी तो इसी सिस्टम को कहते हैं डीएमपी, यानी कि डियर मनी पॉलिसी या फिर महंगी ऋण नीति। महंगी ऋण नीति, ठीक है। अब होता क्या है कि जब वो इसको महंगा करेगी तो लोगों के हाथों में कम पैसा जाएगा भाई, ऋण भी तो महंगा हो जाएगा जो पब्लिक को देगी। तो उससे क्या होगा कि जब ऋण महंगा हो जाएगा तो लोग कम लेंगे ऋण, तो कम उपभोग होगा। कम उपभोग होगा तो कम उत्पादन भी कम होगा। जब उत्पादन कम होगा तो आर्थिक समृद्धि भी तो कम होगी भाई। जब किसी चीज़ का उत्पादन कम होगा तो जो हमारी जीडीपी है वो भी तो कम होगी, आर्थिक समृद्धि भी कम होगी। तो डियर मनी पॉलिसी में क्या होता है, आर्थिक समृद्धि भी प्रभावित होती है। ऐसा वो क्यों कर रही है, मतलब आखिरकार आरबीआई आर्थिक समृद्धि से समझौता कर ही क्यों रही है। आर्थिक समृद्धि तो भाई सभी लोग चाहते हैं ऊपर बढ़े, आरबीआई भी चाहती है कि ऊपर बढ़े, इसलिए समझौता कर रही है ताकि महंगाई को, यानी कि इन्फ्लेशन को सही रखा जा सके, एकदम आसमान न छूने लगे महंगाई। इस वजह से वो क्या करती है, आर्थिक समृद्धि के साथ समझौता कर देती है और इनको महंगा कर देती है। ठीक है, अब जो डीएमपी है इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं हॉकिश पॉलिसी, HOWKISH, हॉकिश पॉलिसी, डीएमपी को कहते हैं। ठीक है, ये हॉकिश एक तरीके से एक पक्षी होता है जो कि शिकारी होता है। तो यहाँ पे शिकारी का काम कौन कर रहा है, आरबीआई कर रही है कि वो क्या करती है कि अर्थव्यवस्था पे एकदम नज़र रखती है, और जब भी उसे लगता है कि अर्थव्यवस्था में पैसा ज़्यादा है तो उसको कम करने का प्रयास करती है, और लगता है कि कम है तो उसे ज़्यादा करने का प्रयास करती है। तो जब उसे लगता है कि अर्थव्यवस्था में पैसा ज़्यादा और कम करने का प्रयास कर रही है तो उसे क्या कहेंगे, हॉकिश पॉलिसी कहेंगे। ठीक है, होता क्या है कि जो ये दोनों जो पक्षी होते हैं, डव एंड हॉक, एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, यानी कि दुश्मन होते हैं एक दूसरे के। तो इसी तरीके से जो जहाँ पे डूइश, जो मैंने ऊपर लिखा है डूइश, एंड जो हॉकिश है क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक बिल्कुल चीप मनी पॉलिसी को दर्शाता है, एक डीएमपी यानी कि डियर मनी पॉलिसी को दर्शाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और जैसा कि मैंने कहा है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक आप लोग मतलब क्या चाहते हैं, किस सब्जेक्ट पे चाहते हैं। हिस्ट्री चाहते हैं, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, हिस्ट्री चाहते हैं, या फिर ज्योग्राफी चाहते हैं, या फिर पॉलिटी चाहते हैं, या फिर साइंस चाहते हैं। इनमें से आप कौन सा सब्जेक्ट अगला चाहते हैं। और ध्यान रहे जितनी भी मेरी पढ़ाई है ये आईएएस पीसीएस के लिए है, सिविल सर्विसेज के लिए है, और इनके मतलब इकोनॉमिक्स जितने भी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है उन सब में ये काम आएगी। क्योंकि जब एक बार आपका कॉन्सेप्ट समझा हुआ रहता है ना, तो फिर आप वन लाइनर पढ़ें या फिर डिटेलिंग पढ़ें, आपको सब समझ में आता है। तो इसीलिए मैं डिटेल में पढ़ा रही हूँ ताकि आप किसी भी अन्य बुक से अगर वन लाइनर टाइप में भी पढ़ें तो आपको टर्म की प्रॉब्लम ना हो, आपको समझ में आए। तो इसलिए जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से पढ़िए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। जो लोग नए हों वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो लोग पुराने हैं उन्होंने सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी मैंने बताया इस पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगला सब्जेक्ट आप क्या चाहते हैं इनमें से। फिर मैं उस पर विचार करके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है, कि मैं क्या शुरू करूँगी। जैसे आपसे कमेंट आएंगे उसी हिसाब से देखूँगी। तो कोशिश कीजिए मेरी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सुविधा आसानी से पहुँच सके।
अगला जो इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक होगा, इकोनॉमिक्स का टॉपिक वो होगा लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है, इसको कहते हैं तरलता संजाल। ये नेक्स्ट टॉपिक होता है, ठीक है। अच्छा, क्या किसी को मालूम है कि ये जो मतलब जो रेडमी के फ़ोन्स हैं, इसमें क्या 23 मिनट के ऊपर वीडियो नहीं बन सकती है? प्लीज़ अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, नमस्कार।